प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि के व्याख्या भाग के अंतर्गत हमने भाग 1 और भाग 2 में प्रारंभिक 4 छंदों की व्याख्या सीखी। इस प्रारंभिक 2 भाग की व्याख्या अगर आपने न देख पाई हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसकी व्याख्या सीख सकते हैं, देख सकते हैं। प्रिय छात्रों, इस यमुना छवि के भाग 3 में छंद संख्या 5 और छंद संख्या 6 की व्याख्या हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए छंद संख्या 5 की तरफ। मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अब कल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित ताशो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपत मल्ल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको बताया गया है कि यमुना छवि के ये छंद 56 छंद में लिखे गए हैं। 56 छंद 6 चरणों का छंद होता है, जिसमें प्रारंभिक 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। प्रारंभिक 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं, अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। यह छंद ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें अधिकतर उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति से तथा माधुर्य गुण से युक्त है तथा इसमें श्रृंगार रस है। यह छंद श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसका संदर्भ आप लोग लिख लीजिए। संदर्भ बहुत ही अच्छा है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिए। प्रस्तुत काव्य पुष्प, हम जो पद्यांश लिखते हैं, पद्यांश ना लिखकर हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पुष्प, हमारी काव्य वाटिका हिंदी में पुष्पित यमुना छवि नामक काव्य तरु से चुना गया है। इस सुगंधित काव्य तरु के वनमाली युग निर्माता कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये हुआ आपका संदर्भ लिख लेने के बाद अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। कवि कहता है कि मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल। यहाँ पर थोड़ा क्षमा चाहेंगे, इस शशि होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल सी लिखा गया है, तो आप लोग इसे शशि पढ़िएगा कि मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। आपने इसके पहले पढ़ा कि कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। पवन गमन बस, जब वायु चलती है तो वायु के चलने के कारण यमुना के जल में अत्यधिक मात्रा में लहरें उठती हैं, और अत्यधिक मात्रा में लहरें उठने के कारण कभी होत सतचंद, कभी एक साथ सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, कभी प्रगटत, कभी नजदीक आता हुआ दिखाई पड़ता है, और दूरभाजत, कभी चंद्रमा उन लहरों के द्वारा दूर भगता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान कीजिए कि मान लीजिए कोई शांत सरोवर है, वहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आपकी प्रतिबिंब उस सरोवर में पड़ रहा है। आप एक ढेला फेंकिए तो आप देखेंगे कि एक साथ कई प्रतिबिंब वहाँ पर बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब अत्यधिक मात्रा में उस पानी को हिलोरा जाए, पानी में अत्यधिक मात्रा में लहरें पैदा की जाएं,
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी आपका प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट बनता है और कभी आपका प्रतिबिंब एकदम पानी की लहरों में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है। उस दृश्य को देखकर कभी भारतेंदु कल्पना कर रहे हैं कि जो कभी प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट आंखों के सामने दिखाई पड़ता है और कभी विलीन हो जाता है, तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो। यहाँ पर अब पहली ही लाइन में उत्प्रेक्षा का आपको पहचान मिल गई। मनु मानो जनु जानो, जहाँ पर वाचक शब्दों का इन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कभी ये कल्पना कर रहा है मानो जब कभी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और कभी विलीन हो जाता है, तो उस दृश्य को कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी दिखाई पड़ रहा है, कभी विलीन हो जा रहा है, तो उस दृश्य को देखकर मानो ऐसा लगता है जुग पक्ष। जुग का अर्थ हुआ दोनों, मानो दोनों पक्ष। कौन पक्ष? चंद्रमा की कलाओं के दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता हुआ दिखाई पड़ता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कवि कह रहा है कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक साथ चंद्रमा में कभी प्रत्यक्ष सामने दिखलाई पड़ते हैं, कभी मिट जात, कभी विलीन हो जाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। कहाँ पर? जमुन जल, यमुना के जल में। जब यमुना के जल में अत्यधिक मात्रा में लहरें उठती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कभी एक बार में पूर्णमासी का चंद्रमा दिखलाई पड़ने लगता है और कभी अमावस्या का विलीन चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एक साथ चंद्रमा में उदित और अस्त हो रहे हैं। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल। कै, यहाँ पर संदेह अलंकार के वाचक शब्द का प्रयोग है कै। या तो ऐसा भी हो सकता है कि तारागण, तारागण, गण का अर्थ होता है समूह, मानो तारा समूहों को ठगने के लिए लुकत प्रगटत, कभी लुक रहा अर्थात छिप रहा है और कभी प्रकट हो रहा है, कभी सामने दिखलाई पड़ रहा है। कौन? शशि अबिकल। शशि माने चंद्रमा, अबिकल माने पूर्ण। यह पूर्ण चंद्रमा जो है वो कभी पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहा है और कभी छिप रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारा समूहों को ठगने के लिए यह पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी का खेल खेल रहा हो, कभी छुप रहा है, कभी सामने आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो तारा समूहों को ठगने के लिए यह पूर्ण चंद्रमा तारा समूहों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा हो। फिर कभी संदेह करता है कै, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कै तारिंग कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। कालिंदी किसको कहते हैं? कालिंदी यमुना को कहते हैं। तो यमुना का नीर, यमुना का जल, तरंग जितो उपजावत, जितने भी प्रकार की तरंगें पैदा कर रही हैं, ऊंची नीची, कम वेग की, अधिक वेग की। या तो ऐसा भी हो सकता है कि यमुना का जल जितने भी प्रकार की ये तरंगें उत्पन्न कर रहा है, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। तितनो ही, चंद्रमा भी उतना ही धारी रूप धारण करके उन यमुना की तरंगों से मिलने के लिए धावत, दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है। जो कभी पास आता हुआ, कभी दूर भगता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत तितनो ही धरि रूप मिलन हित्ता सुधावत। कालिंदी का, यमुना का जल जितने भी प्रकार की तरंगें उत्पन्न कर रहा है, लहरें उत्पन्न कर रहा है,
चंद्रमा भी उतने ही रूप धारण कर कर उन लहरों से मिलने के लिए दौड़ रहा है। पुनः 5वीं पंक्ति में कवि संदेह व्यक्त करता है, कै या तो ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि बहुत रजत चकई चलत, या तो ऐसा भी हो सकता है कि जल के भीतर रजत अर्थात चांदी की चकई माने चकरियां, या तो ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के जल के भीतर चांदी की अनेक चकरियां चल रही हैं। कै या तो ऐसा भी हो सकता है फुहार जल उच्छरत, या तो ऐसा भी हो सकता है कि जल की फुहारें ऊपर उठ रही हैं। कै निस्पत मल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। कै शब्द का पुनः प्रयोग, यहाँ फिर संदेह अलंकार है। कै या तो ऐसा हो सकता है कि निस्पति रात्रि का स्वामी अर्थात कौन, चंद्रमा, एक मल्ल है, एक पहलवान है। मल्ल का अर्थ है पहलवान। कै निस्पति मल्ल, या तो रात्रि का यह स्वामी चंद्रमा एक पहलवान है जो अनेक प्रकार के उठक बैठक करके व्यायाम कर रहा है, कसरत कर रहा है। कसरत करना अर्थात व्यायाम करना। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो कि श्वेत रंग का है और यमुना का जल जो कि श्याम रंग का है मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, इसमें मुख्य रूप से उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार है। दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6वीं पंक्ति में यहाँ पर कै शब्द, कै वाचक शब्दों का प्रयोग है। यहाँ पर संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा अंतर है, आप लोग इसको जानना चाहिए कि भ्रांतिमान में भ्रम तो दूर हो जाता है, भ्रम हो जाता है, लेकिन संदेह में भ्रम दूर नहीं होता, संदेह लास्ट तक, अंतिम तक बना रहता है। तो ये संदेह और भ्रांतिमान में मामूली अंतर है। अब हम चलते हैं 6ठे छंद की तरफ और 6ठा छंद हम लोग पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या सीखते हैं। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडो उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जल पान नान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। प्रिय छात्रों, यमुना छवि का ये 6ठा और अंतिम छंद है। 56 छंद है। प्रारंभिक 4 चरण रोला, अंतिम 2 चरण उल्लाला। प्रारंभिक 4 चरणों में 24-24 मात्राएं, अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं। मुख्य रूप से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। रस यहाँ पर अब श्रृंगार रस न होकर शांत रस हो गया है। माधुर्य गुण है और अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर हमें अर्थ निकालने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, हमें अर्थ सामान्य रूप से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ कवि कहना क्या चाह रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना के किनारे अथवा उसके जल में विहार करते विविध पक्षियों की मनोरम शोभा का वर्णन कवि ने किया है। कवि यमुना के सुंदरता का, यमुना के तट की, यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि कूजत कहूँ कल हंस, कूजत कहूँ कल हंस। कहीं पर यमुना के जल में कलहंस अर्थात राजहंस कूजते हुए, स्वर करते हुए विहार कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहूँ मज्जत पारावत,
मज्जत का अर्थ होता है स्नान करना, मज्जन का अर्थ होता है स्नान करना, और पारावत का अर्थ होता है कबूतर। कहूँ मज्जत पारावत, कहीं कहीं कबूतरों का समूह स्नान करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। यमुना के किनारे पर, यमुना के जल में कहीं राजहंस कूजते हुए, विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहूँ कारंडो उड़त, कहीं पर कारंडो नामक एक जल पक्षी जो हंस की तरह होता है या बतख की तरह होता है, कारंडो नामक जल पक्षी उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कहूँ जल कुक्कुट धावत, जल कुक्कुट अर्थात जल मुर्गियाँ, कहूँ जल कुक्कुट धावत, जल कुक्कुट का अर्थ है जल मुर्गियाँ, और धावत का अर्थ है दौड़ती हुई, विचरण करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, चक्रवाक चकवा पक्षी, यमुना के किनारे पर कहीं कहीं चक्रवाकों के जोड़े जल विहार करते हुए, निवास करते हुए दिखते हैं। तो कहूँ बक ध्यान लगावत, तो कहीं कहीं यमुना के जल में बक अर्थात बकुला मछलियों को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा हुआ ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहा है। सुख पिक जल कहूँ पियत, सुख का अर्थ होता है तोता और पिक का अर्थ होता है कोयल। सुख पिक जल कहूँ पियत, तोते और कोयल कहीं पर यमुना के जल को पीते हुए, पान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहूँ भ्रमरावली गावत, तो कहीं कहीं पर भ्रमरावली, भ्रमरों का समूह, भ्रमरावली का अर्थ हुआ क्या, भ्रमरों का समूह, तो कहीं यमुना के जल में खिले हुए कमल समूहों पर भंवरों का समूह गुनगुन अपना गान करती हुई, गुंजार करती हुई दिखाई दे रही है। कहूँ तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत, कहूँ तट पर नाचत मोर, यमुना के किनारे कहीं कहीं पर यहाँ वहाँ मोर नृत्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से बहुरोर, रोर का अर्थ है स्वर करना या कलरव करना, पक्षियों के चहचहाने को कलरव करना कहते हैं या रोर करना कहते हैं। तो बहुरोर विविध पक्षी करत, इस प्रकार विविध आकार प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर यमुना के किनारे कलरव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल पान नहान करी, यमुना के पवित्र जल में जल पान नहान कर, पान का अर्थ होता है पवित्र भी होता है और पान का अर्थ होता है पीना भी, कि पीकर यमुना के जल को, जल पवित्र जल को पीते हुए और उसमें नहान करी, उसमें स्नान करते हुए पक्षी सब प्रकार से सुख भरे, सुख पाते हुए यमुना के तट को शोभा सब जिय धरत, यमुना के तट के सभी शोभा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से कहूँ तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत, जल पान नान करि सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरत। इस प्रकार यमुना के जल को पीते हुए, उसमें स्नान करते हुए विविध प्रकार के पक्षी सुख पाते हुए यमुना के तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यमुना की उस शोभा को जिय धरत, अंतिम पंक्ति है, जिय धरत अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, या यमुना की उस सुंदरता को कवि ने भी अपने हृदय में धारण कर लिया है। तो प्रिय छात्रों, यह इस प्रकार से यमुना छवि के अंतिम भाग, भाग 3 के छंद संख्या 5 और 6 की व्याख्या हमने आपको बताई। प्रारंभिक 4 भागों की व्याख्या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर
उसमें दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली बोर्ड परीक्षा की आपकी तैयारी होती रहे और आप अच्छे से अच्छा अंक उस बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।